नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कोविड महामारी के इस प्रतिकूल समय में भी हमारे अन्नदाता किसान खेतों में लगातार पसीना बहा रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचे। ऐसे में कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी यही कोशिश है कि कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे किसानों को मिलती रहे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसमें होंगे 3 सेगमेंट: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। काले सिर वाला कैटरपिलर नारियल की फसल के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। नारियल उगाने वाले देश के तमाम इलाकों में इसका संक्रमण देखा गया है। 2015-16 में तो आंध्र प्रदेश के सभी तटवर्ती जिलों में इसका संक्रमण फैल गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। आज विज्ञान और किसान में बात करेंगे इसी कीट के नियंत्रण की। काले सिर वाले कैटरपिलर का सबसे ज्यादा प्रकोप आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अल्लावरम मंडल में रहा। यहाँ इसने करीब 675 हेक्टेयर फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा कट्रेनिकोना, राजोल, उप्पला गुप्तम जैसे नारियल उपज वाले इलाकों में भी लगभग 300 हेक्टेयर फसल को इसने नुकसान पहुंचाया। इसके बाद बागवानी अनुसंधान केंद्र और मैसर्स नोवियल कोकोनट प्रोड्यूसर्स कंपनी ने कोच्चि स्थित नारियल विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता से इस कीट पर नियंत्रण करने की योजना बनाई। योजना के तहत प्रकोप को नारियल की खेती वाले मंडलों तक ही सीमित रखना और संक्रमित गांवों में नाशीजीव संख्या को कम करना था। अध्ययन से पता चला कि काले सिर वाले कैटरपिलर के लार्वा परजीव्याभ नाशीजीव के नियंत्रण में काफी असरदार है। इन परिजीव्याभ को ब्रेकन हैबिटर और गोनिजियोस नेफ्रांटिडिस कहा जाता है। अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 तक अंबाजीपेटा स्थित जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में लगभग 37,88,650 परजीव्याभ उत्पन्न किए गए, जिन्हें प्रभावित इलाकों में नारियल के पेड़ों पर छोड़ने के लिए बांटा जाना था। जैव नियंत्रण के तहत हर 15 दिन के अंतराल पर प्रत्येक गांव में संक्रमित ताड़ पर परजीव्याभ छोड़े गए। कम या मध्यम दर्जे का हमला होने की स्थिति में हर पेड़ पर जी नेफांटिडिस के 10 परजीव्याभ काफी होते हैं, जबकि बी हैबिटोरेट के 20 परजीव्याभ प्रति ताड़ की जरूरत होगी। लेकिन ज्यादा संक्रमण होने पर परजीव्याभ की संख्या बढ़ानी होगी। कैटरपिलर के हमले से बचने के लिए किसानों को जागरूक करना जरूरी था। लिहाजा बागवानी विभाग और नोवियल कोकोनट प्रोड्यूसर्स कंपनी ने कोकोनट प्रोड्यूसर सोसाइटीज की मदद ली और किसानों को नाशीजीव की पहचान, उससे होने वाले नुकसान और कैटरपिलर की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। जैव नियंत्रण के लिए हर संक्रमित गांव में परजीव्याभ को 8 से 12 बार छोड़ा गया। जैव एजेंटों को जारी करने के तीसरे और छठे माह के बाद संकलित आंकड़ों से पता चला कि प्रभावित बागीचों में प्राकृतिक शत्रु अच्छी तरह से स्थापित हुए हैं और उन्होंने ऑपिसिना अरेनोसेला कैटरपिलर को खूब बाधित किया। इससे हानिकारक कैटरपिलर की संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली, बल्कि कहीं-कहीं 100% की गिरावट दर्ज हुई। इससे पहले किसान कैटरपिलर पर काबू पाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस तथा डाइक्लोरोवास जैसे हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल करते थे। ये रसायन न सिर्फ महंगे थे, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते थे। जैविक नियंत्रण से पर्यावरण पर बुरा असर नहीं पड़ा और लागत में भी भारी कमी है। एक अनुमान के मुताबिक रसायनों का खर्च 63 लाख से भी ज्यादा है, जबकि जैव नियंत्रण का खर्चा 20 लाख के आसपास। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब समय है पशुपालक कैलेंडर का। तो आइए देखते हैं क्या कहता है मई माह का पशुपालक कैलेंडर और जानते हैं कि किस तरह करे इस समय पशुओं की देखरेख। पशुधन संबंधित कार्य। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।
इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कहते हैं ना, किसी काम को पूरी लगन और जज्बे के साथ किया जाए तो एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। और इसी का जीता जागता उदाहरण है बुटाना गांव के सुल्तान सिंह। जी हाँ, अगर बात करें मछली पालन की तो सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आता है। इन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है और इसीलिए भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कहते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो उसमें हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह है। अगर बात की जाए मछली पालन की तो इस क्षेत्र में सुल्तान सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में देश एवं विदेशों में नाम कमाया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। बीए पास करने के बाद 56 वर्षीय सुल्तान सिंह ने करीब 36 साल पहले 500 रुपए में तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन शुरू किया था। पहली ही बार में 20,000 रुपए खर्च करके उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फादर की ये वर्डिंग थी, कल को तू तो खड्डे खोद देगा सारी जमीन में, तेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, भाई मैं खड्डे अगर खोद दूंगा तो मैं उसको कामयाब भी करके दिखाऊंगा। सुल्तान सिंह ने सिर्फ 500 रुपए निवेश किए और सुल्तान लखपति बन गए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसके लिए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है। पद्मश्री मिलने से सुल्तान सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र से सुल्तान सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पशुपालन की शुरुआत इन्होंने 5 एकड़ से की थी, अब ये 30 एकड़ तक पहुंच चुका है। मछली पालन हमेशा से किसान भाइयों के लिए बेहद ही मुनाफे का क्षेत्र साबित होता रहा है। अगर किसान अपनी सूझबूझ और बाजार की मांग को देखते हुए मछली पालन करें तो आगे भी मछली व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मत्स्यिकी विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर जयकृष्ण जेना ने मत्स्य पालन से जुड़ी क्या अहम जानकारियां दी, आइए देखते हैं। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई न खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है। और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, जो समुंदर
अंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हो। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अब अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। हमारे देश में पशुओं को चीचड़ी लगना आम बात है। ये पशुओं से खून चूस कर उन्हें कमजोर कर देती है। पशुओं को भूख भी कम लगती है। दुधारू पशुओं में तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा असर पशुओं के दुग्ध उत्पादन क्षमता पर पड़ती है। चिचड़ी को किलनी भी कहा जाता है। ये थन, गलकंबल, कान और शरीर के दूसरे अंगों पर हमला करती है। पूरे जीवन काल में एक चिचड़ी कम से कम 30 बूंद खून चूस लेती है। पशु को एक बार चिचड़ी लग जाए तो फिर उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। संख्या जितनी ज्यादा होगी, पशु उतनी ही तेजी से कमजोर होता चला जाएगा। चिचड़ियों का कई तरह से इलाज किया जाता है। किसान आमतौर पर किलनी नाशक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। इनसे न सिर्फ लार्वा और छोटी चिचड़ियां मर जाती हैं, बल्कि बड़े कीट भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि चिचड़ी दोबारा पनप जाती है और दवाओं के विरुद्ध जल्दी प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होना आम बात है। ऐसे में नई दवाओं की खोज जरूरी है। वैसे चिचड़ियों का देसी इलाज भी मौजूद है। बहुत से पौधों में प्राप्त सामग्री में कीटनाशक, विकास अवरोधक और एंटी मोल्टिंग गुण पाए जाते हैं। ये सामग्री न सिर्फ आसानी से उपलब्ध है, बल्कि सस्ती और पर्यावरण हितैषी भी है। गुजरात में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान यानी NIF नाम का एक संगठन काम कर रहा है। इसने नीम और मोंग पेपर के पत्तों को मिलाकर एक पॉली हर्बल दवा तैयार की है। NIF ने इस काम में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का भी सहयोग लिया है। संस्थान ने साल 2019-20 के दौरान करनाल, जींद और भिवानी में 203 पशुओं पर इसको आजमाया। दवा तैयार करना आसान है। नीम की लगभग 2.5 किलो ताज़ा पत्तियों को 4 लीटर गुनगुने पानी में रखा जाता है। इसी तरह मोंग पेपर की करीब 1 किलो पत्तियों को भी 2 लीटर गुनगुने पानी में रखा जाता है। इस्तेमाल के समय 3600 मिलीलीटर ताज़े पानी में 400 मिलीलीटर दवा मिलानी होगी। वैज्ञानिकों ने प्रयोग के दौरान पशु पर इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम इस्तेमाल किया। 7वें, 14वें, 21वें और 28वें दिन इस पॉली हर्बल दवा के असर का आकलन किया गया तो पाया गया कि चिचड़ियों की संख्या काफी कम हो गई है। 28वां दिन आते आते पीड़ित पशुओं पर दवाई का प्रभाव 92.97% देखा गया। 45 दिन के दौरान इलाज की लागत महज 20 से 30 रुपए रही। अगर साल भर का हिसाब जोड़े तो कुल खर्च 160 से 240 रुपए होगा। किसानों की ओर से इस दवा के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने CSF और शीप पॉक्स वैक्सीन की तकनीक हिस्टेयर बायोसाइंसेस को दे दी है। ये वैक्सीन भेड़ और शूकर में लंबे समय तक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होंगी और इसके साथ ही खास बात यह है कि ये वैक्सीन बहुत ही सस्ती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पशु विकास और अनुसंधान को समर्पित देश का अग्रणी संस्थान है। पशु टीकाकरण और नए नए टीकों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हाल ही में इसने कुल 4 पेटेंट प्राप्त करने में सफलता पाई है, जिनमें से 3 टीकाकरण से संबंधित हैं
फिलहाल हम भेड़ और शूकरों के लिए तैयार 2 टीकों की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टीके पशुओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मददगार हैं और सस्ता होने की वजह से कम खर्च में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। ये टीके स्वदेशी हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा भी, बल्कि भारत में तैयार होने वाली अपनी तरह की ये पहली वैक्सीन है। खास तौर से शूकर पालन के लिए तैयार टीका गेम चेंजर साबित हो सकता है। शूकरों में क्लासिकल स्वाइन फीवर बहुत ही भयंकर बीमारी है। इसमें मृत्यु दर 100% है। इसका मतलब हुआ कि जिस शूकर को भी ये बीमारी हो जाएगी उसकी मौत निश्चित है। भारत में इस रोग पर नियंत्रण के लिए लेपिनाइज CSF वैक्सीन मौजूद है, लेकिन इसे तैयार करने में बड़ी संख्या में खरगोशों को मारना पड़ता है। खरगोशों को बचाने के लिए इज्जतनगर संस्थान ने पहले ही कोशिका संवर्धन CSF वैक्सीन तैयार कर ली है। सिर्फ 75 वर्ग सेंटीमीटर टिश्यू संवर्धन फ्लास्क से इस वैक्सीन की करीब 60 लाख खुराक तैयार की जा सकती है। क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए भारत को हर साल 2 करोड़ 20 लाख टीकों की जरूरत है। इस तरह हमारी घरेलू जरूरत 75 वर्ग सेंटीमीटर वाले महज 4 टिश्यू संवर्धन फ्लास्क से पूरी की जा सकती है। यही वजह है कि इसके निर्यात की अपार संभावनाएं जताई जा रही हैं। अभी तक जो वैक्सीन भारत में उपलब्ध थी उसकी कीमत 15 से 25 रुपए पड़ती है, जबकि टिश्यू कल्चर वाली वैक्सीन की एक खुराक आपको सिर्फ 2 रुपए में पड़ जाएगी। इसे लगाने के 14 दिन बाद प्रतिरोधक क्षमता दुरुस्त होने लगती है और फिर इसका असर 18 महीनों तक बना रहता है। इसी तरह शीप पॉक्स यानी भेड़ में होने वाली चेचक भी बहुत गंभीर बीमारी है। इसके लिए भी इज्जतनगर संस्थान ने शीप पॉक्स वैक्सीन तैयार की है। ये हानि रहित, पूरी तरह सुरक्षित और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाला टीका है। बहुत कम समय में ही इसकी हजारों खुराक तैयार की जा सकती है और इसे लगाने के बाद 40 महीने तक काम करती है। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में उत्तर प्रदेश में, इस संस्थान शुरू से विभिन्न बीमारी के विरोध लड़ाई करने के लिए, उसका रोकथाम के लिए टीका की जो व्यवस्था बनानी है वो बनाते आया है और उसी दिशा में ये एक कदम है कि 2 नए टीका जो संस्थान बनाया है उसको, उसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ये करने के लिए हम एक प्राइवेट कंपनी को इसका लाइसेंस दिए हैं। पशुपालन के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और ऐसे में हाल ही में सरकार ने पशुपालन संबंधित कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं और इसका लाभ किसानों को किस तरह से मिलेगा, आइए इसी पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMT और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है
और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप के बारे में, बफेलो पोषाहार मोबाइल ऐप। आइए जानते हैं कि कैसा है ये ऐप और किस तरह से ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है। ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग-अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। भयंकर चक्रवाती तूफान ताउते काफी कमजोर पड़ गया है। कमजोर पड़कर ये विक्षोभ में तब्दील हो गया है। अगले 2 दिनों के दौरान कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एक पश्चिमी विक्षोभ बनने के आसार हैं। ताउते के इस विक्षोभ से टकराने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में जहां तहां मूसलाधार बारिश के आसार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बरसात का अनुमान। और अब नजर डाल लेते हैं आज के ट्विटर प्लेट पर। तो ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।